ज्योग्राफी का क्लास है ये और रिवीजन कर रहे थे हम, जहाँ पे आज ज्योग्राफी में टॉपिक है हमारा, वो हमारा सूर्यताप। सूर्यताप के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे यहाँ से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बनता है। साथ ही साथ आज चलेंगे, हम देखेंगे चालन के बारे में, संवहन के बारे में, विकिरण के बारे में और अभिवहन के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पृथ्वी का उष्मा बजट, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम जाते हैं सूर्यताप यानी आइसोलेशन के बारे में, और यहाँ से क्या प्रश्न बनता है उसके बारे में डिटेल्स अध्ययन करते हैं। ठीक है, अपडेट के बारे में बताना चाहेंगे, फिर से बता दें एक बार कि बीपीएससी का ना जो केस चल रहा था उसका अभी फाइनल कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, बस बोर्ड से जवाब आया गया है जो 31 को आखिरी डिसीजन होगा, जिस दिन बैठक होगा जो भी नोटिफिकेशन आएगा फिर हम आपके सामने उसके बारे में अपडेट रखेंगे। ठीक है, और डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आखिरी डेट का इंतजार नहीं कीजिए, समय रहते फॉर्म भर लीजिए। आखिरी डेट में क्या होता है, सर्वर खराब हो जाता है, आपका फॉर्म नहीं भरा पाता है। ठीक है, तो समय रहते फॉर्म भर लीजिए। ठीक, देखते हैं सूर्यताप के बारे में। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं, यानी कि सूरज का जो रोशनी धरती तक आता है वही आपका क्या होगा, सूर्यताप हो गया। ठीक है, यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी तरंग के रूप में। कैसा, लघु तरंग, लघु तरंग के रूप में। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो ऊर्जा आता है सूरज का, देखिए संसार में ऊर्जा का एक ही पिंड है, वो है सूरज, एकमात्र। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है, सूर्य। आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है, सूरज। ठीक है, सूरज। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसी से प्रकाश लेकर के भोजन बनाते हैं और बाकी सब उसी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो वहां से कैसे आता है, तरंग के रूप में। ठीक है, तो कहता ऊर्जा, यह ऊर्जा लघु तरंग के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। कहता सौर मंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य में ना प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर ना 1.94 कैलोरी उष्मा प्राप्त होता है, यानी कि 1.94, कितना, 1.94। यही एक ये ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है, किलो कैलोरी क्या है, कैलोरी। ये 1.94 ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है जो सूरज से ना आता है। ठीक है, प्रति प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, कहता है धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप का की मात्रा में उष्मा कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंध मरुस्थल में, कहा, उपोष्ण कटिबंध मरुस्थल में प्राप्त होता है। माने सबसे ज्यादा उष्मा कहां से, सूरज से। सूरज से जो उष्मा आता है सबसे ज्यादा कहां पर प्राप्त होता है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में। ठीक है, उसके बाद क्योंकि है ना मेघाच्छादित बहुत कम होती है, तो जहां मेघ नहीं रहेगा, जहां वर्षा नहीं रहेगा, वहां पे तो धूप बहुत पड़ेगा ना, तो सबसे अधिक वहां पे पड़ता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम सूर्यताप प्राप्त होता है। तो जहां महासागर है तो वहां तो पानी रहेगा जी, तो उसको गर्म होने में देर होता है ना, और जहां पे भूमि रहेगा जल्दी हो जाएगा, जहां पे बालू रहेगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जहां पे आपको पर्वत इलाका है वहां पे गर्मी लगता है ना, पता है ना। ठीक है, लेकिन बालू वाला प्रदेश में सबसे ज्यादा ठीक है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे ये प्रदेश है जहां पे पानी है, पानी समझ ना, समुद्र है, महासागर है, वहां पे ना धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है, यानी वहां पे उष्मा कम कम पहुंच पाता है, और जहां पे बालू है, पत्थर है, मतलब रेगिस्तान, वहां पे ना ज्यादा गर्मी आता है। ठीक है, वो जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है गर्मी को। ठीक है, सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, यानी महासागरों को कम मिलता है, महाद्वीप को ना ज्यादा मिलता है। ठीक है, कहता पृथ्वी की अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्ष में ना 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का, हाँ, जो विभिन्न अक्षांशों पर ना प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को ना बहुत प्रभावित करता है। तो जिधर ज्यादा हो जाएगा उधर ज्यादा मिलेगा। तो आपको पता है ना, सूरज कुछ समय के लिए दक्षिण में जाता है, कुछ समय के लिए उत्तर में जाता है। तो अभी जो सूर्य है ना, वर्तमान में आज के डेट में सूरज उत्तर की तरफ आ रहा है, समझ गए। तो जब उत्तर की तरफ आएगा तो गर्मी बढ़ेगा। ठीक है, बर्फ पिघलेगा। ठीक है, और जब दक्षिण की तरफ जाएगा ना, तब बर्फ पड़ेगा, यानी बर्फ गिरेगा, ठंडा बढ़ेगा, जिससे ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे उत्तर होगा सूरज। ठीक है, यानी कर्क रेखा की तरफ आएगा, और नीचे में उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। तो अभी ना मकर रेखा के पास गया हुआ है। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा। तो धीरे धीरे अब कर्क की ओर आएगा। ठीक है, कर्क की ओर आएगा। तो देखिए आगे, कहता किसी भी सतह पर न प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा एवं उसकी न सतह से परावर्तित की जाने वाले सूर्य ताप की मात्रा के बीच के न अंतर को न एल्बिडो कहते हैं, समझ गए। यानी जितना प्राप्त हुआ और जितना वो वापस करेगा उसी के बीच के अंतर को एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, समझिए एल्बिडो किसको कहते हैं, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाले सूर्य ताप की मात्रा के बीच के
अनुपात को ना एल्बिडो कहते हैं। कहने का मतलब कि देखिए ये है सतह, ठीक है, यहाँ पे सूरज से प्रकाश आया, यहाँ पे पड़ा और यहाँ से ना फिर परावर्तित हो गया, ठीक है। तो जो आया से ये तो आप तो जानते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण साइंस में पढ़े हैं, लेकिन ये ना प्रकाश की मात्रा के बारे में पढ़ा रहा है, ठीक है, प्रकाश की मात्रा के बारे में बता रहा है, समझ गए, समझ गया, प्रकाश की मात्रा के बारे में बता रहा है, दोनों के बीच में जो अंतर होगा ना उसके बारे में बता रहा है, और उसको कहेंगे एल्बिडो। क्या कहेंगे? तो जितना प्रकाश आया और जितना प्रकाश गया उसके बीच में जो कुछ तो अंतर होगा ना जी, तो उसको कहेंगे एल्बिडो, ठीक है। सौर विकिरण का यह परिवर्तन लघु तरंग में ही होता है, मतलब वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह में परावर्तित हो जाता है, यानी कि बादल में ही चला जाता है, ठीक है, बादल से परावर्तित हो जाता है तथा धूल कण से प्रकीर्णन होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है, यानी वापस हो जाता है, ठीक है। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौटता है, यानी कि 38% बादलों से और 2% धरातल से परावर्तित होता है। इस प्रकार सौर विकिरण ना 34% भाग ना धरातल को ना गर्म करने के लिए काम नहीं आता, यानी कि सूरज से जब आया ना तो सूरज से ये प्रकाश आया तो 32% यहाँ से चला गया, ठीक है, और 2% गया यहाँ से धरती के सतह से वापस, ठीक है, ये वापस इधर से आ रहा है ना जी, इधर से वापस जा रहा है, तो जब यहाँ पे बादल बना हुआ है तो 32% चला गया बादल के द्वारा, ठीक है, बादल धुल गया, 2% गया तुम्हारा धरती के सतह से वापस टकरा करके, ठीक है, सूरज के प्रकाश, तो 34% तो ऐसे चला गया ना, बढ़ा देगा 34%, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है, तथा इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को न गर्म करने में काम नहीं आता, वो वापस चला गया। पुनः मेघाच्छादन के समय सूर्य से प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, यानी कि जब मेघ लगा हुआ ना, बादल लगा हुआ, तो बादल देखते हैं ना सूरज को उगने नहीं देता है, अंधेरा में कर देता है, यानी कि सूरज से जो प्रकाश है ना, जब बादल में पड़ा तो बादल उसको वापस कर दिया और आपके यहाँ अंधेरा हो गया, ठीक है। तो परावर्तन होता है न कि अवशोषण, यानी कि बादल सूरज के प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, परावर्तित कर देता है, ठीक है। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा न प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग और वायुमंडलीय सौरिक ऊर्जा का केवल 14% भाग ग्रहण करता है, यानी 51% पृथ्वी और 14% वायुमंडल। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा होने की निम्न विधियां, अब कौन-कौन विधियां है वही हमको पढ़ना है, चालन, यानी कि अब आपको पढ़ना है कि यहाँ से चालन से क्या गर्म होता है, कैसे गर्म होता है, संवहन किसके लिए होता है, फिर विकिरण से क्या होता है, फिर पार्थिव विकिरण से क्या होता है, फिर अभिवहन से क्या होता है, ये सब हमको समझना ये टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले चालन के बारे में देखिए, कहता जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे से संपर्क में आती है, जैसे कि दो वस्तु है, मान के चलिए एगो ये है और ये है, तो ये में 500 डिग्री गर्मी है, में 200 डिग्री गर्मी है, ठीक है, तो दोनों को सटा देंगे, तो जिसमें 500 है उससे 200 वाला में जाएगा, ठीक है, या मान के चलिए कि गर्म है बहुत 100 डिग्री गर्म है, ठंडा है, तो दोनों को सटाए ना, तो 100 से वाला से इसमें जाएगा, ठीक है। जब तक बड़का में से छोटका में जाते रहेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाता गर्म, ठीक है। तो अगर 100 इसमें है आई 0 है तो गर्मी ना आदान प्रदान होगा, यानी इसमें से इसमें जाएगा ठंडा वाला में, और दोनों जब बराबर गर्म हो जाएगा ना तो गर्मी इसमें समाप्त भी होगा ना, यानी लॉस, लेकिन जो बच जाएगा ना उतना ही रह जाएगा दोनों के बराबर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों ना ठंडा होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, तो ये है आपका चालन विधि, कौन सा चालन विधि। तो जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आता है तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर उष्मा प्रवाहित होती है, एकदम बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उष्मा का यह प्रभाव जब तक चलता रहता है तब दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए, एक जैसा मतलब बराबर, एक जैसा मतलब बराबर। वायु उष्मा का ना कुचालक है, अब याद रखिए वायु क्या है, उष्मा का कुचालक है, यानी अपने से न जाने नहीं देता है, लेकिन पृथ्वी के नजदीक जो वायु चलता है ना, घर्षण के कारण ना गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गर्म हो जाता है, ठीक है। अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को ना गर्म करने के लिए ना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा मात्रा में गर्म हो जाता है। वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में ना चालन महत्वपूर्ण है, तो वायुमंडल की निचली परत जो है ना वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वायु जब वहां से चलता है घर्षण करता है ना धरती से, हाँ, तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन चालन से ठोस वस्तु गर्म होता है, ठीक है, वायु नहीं। अब देखिए संवहन, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर ना धराव के रूप में लंबवत उठती है, तो आप सभी को पता है कि गर्म हवा ऊपर जाता है, ठंडा हवा उसका स्थान लेने आता है, ठीक है। तो वही कहता है संवहन के बारे में कि पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर ना धराव के रूप में ना लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का ना संचरण करती है, यानी वायुमंडल को ना गर्म करेगी। अब वायुमंडल में लंबवत तापमान की यह
प्रक्रिया संवहन कहलाती है। अब संवहन को कैसे समझिएगा, देखिए जैसे कि पृथ्वी गर्म होता है ना जी, पृथ्वी अगर गर्म हुआ तो जब वायु आएगा वहां पे टकराएगा तो वायु गर्म होगा ना। तो आपको पता है कि गर्म चीज ना ऊपर बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, ऊपर, और उसके स्थान लेने के लिए ठंडा ठंडा वायु आ जाता है चारों तरफ से। तो जब ठंडा वायु चारों तरफ से आता है ना उसका स्थान लेने, तो इस तरह से ना वायुमंडल गर्म हो जाता है, इस तरह से वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए ये यही प्रक्रिया ना फिर होता है आपको द्रव में यानी पानी में। मान लीजिए कि ये धरती है, ठीक है, यहाँ पे ना वायु चल रहा है, तो वायु ठंडा वायु है और धरती गर्म है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब यहाँ से वायु चला ना तो यहाँ पे आएगा ना तो वायु गर्म होगा, तो गर्म हुआ तो ये ना तेजी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका ये जो खाली हो जाएगा वायु, यहाँ पे ना स्थान लेने के लिए दूसरी वायु आ जाएगी ठंडी वाली, ठीक है। तो इस तरह से ना ये ऊपर जाते रहेगा, ऊपर जाते गर्म होकर के ऊपर जाते रहेगा, और ये जो ठंडी वायु है चारों तरफ से आकर उसका स्थान लेने लगेगा, तो धीरे धीरे ना वायु सब गर्म हो जाएगा, आपका वायुमंडल ही गर्म हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपका वायुमंडल ही गर्म हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि गर्म हवा ना तेजी से ऊपर जाती है और ठंडा हवा ना उसके स्थान लेने के लिए आती है, ठीक है। तो ये हवा में होता है, तो संवहन विधि से ना वायुमंडल गर्म होता है, संवहन विधि से वायुमंडल गर्म होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, जब वायुमंडल की निचली परत भौतिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी ना वायु फैलती है, जिसके कारण ना घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से ना वह हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार वह वायु निचली निचली परत की ना उष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका ना स्थान लेने के लिए नीचे आ जाती है, और कुछ देर बाद वह भी गर्म होकर इसी प्रकार आगे ऊपर चल जाती है और ठंडी हवा उसको स्थान लेने के लिए आती है। इस प्रकार समान प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है, यानी नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्य भूमिका निभाती है। तो आपको पूछेंगे वायुमंडल कौन विधि से गर्म होता है, संवहन। ठोस वस्तु चालन, ठोस वस्तु चालन, ठीक है। तो वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि से, आप जान गए ना। सेम इसी यही चीज ना द्रव में भी होता है, द्रव में, द्रव माने कि पानी में, ठीक है। कहता है संवहन द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है, यानी संवहन द्वारा जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है क्षोभ मंडल, पहले बनाए थे ना 0 से लेकर के 18 तक, ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक, ठीक है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में ही ये प्रक्रिया चलता है, ठीक है। कहता संवहन द्वारा उष्मा का संचरण केवल गैसीय और तरल पदार्थ में, गैस मतलब गैस में भी होता है, तरल मतलब द्रव में भी होता है, ठीक है। गैसीय और तरल पदार्थ में होता है, क्योंकि उसमें अणुओं के बीच ना का बंधन कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होता। तो ठोस के बारे में आपको कहे हुए हैं, ठीक है। और ठोस में ना विकिरण भी होता है, देखिए विकिरण के बारे में समझना है। कहता किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को ना विकिरण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सूर्य से प्राप्त होने वाले किरणों से पृथ्वी तथा उसके ना वायुमंडल को ना गर्म होना, तथा पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, यानी कि सूरज से जो प्रकाश आता है ना धरती को गर्म करता है, लघु तरंगे के रूप में आता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, पृथ्वी की सतह है ना जहाँ पे हम लोग घर बनाते हैं, रहते हैं, खेलते हैं, कूदते, तो सतह है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही सतह कहते हैं। तथा पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड हो जाती है, यानी कि एकदम गर्म हो जाएगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगा। अब उसको ना ताप सहने की ना क्षमता नहीं है, तो क्या करेगा, उसी में से ताप निकले लगेगा, जहाँ पे आप पैर रखिएगा तो आपका जलने लगेगा, ठीक है। कभी देखते हैं गर्मी के दिन में पीच पड़ जाते हैं, पीच वाला रोड पड़ता है, आपको पैर जलते हुए महसूस होगा, ठीक है। चप्पल खोल के देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जलते हुए लगेगा क्योंकि इतना गर्म हो गया रोड पीच, ठीक है। यानी उसमें से ना निकलने लगा उष्मा जो आपको पैर को जला देता है, ठीक है। तो पटना के रोड पर जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा, इतना गर्मी पड़ता है, इतना पैर निकालने का मन नहीं करेगा जूता से, ठीक है। निकाल लिए चप्पल से कहीं तो बस एकदम झुलस जाएगा, ठीक है, इतना त्वचा जल जाता है। कहता है वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण होने लगता है। यह ऊर्जा वायुमंडल के नीचे से गर्म करता है। इस प्रक्रिया को ना पार्थिव विकिरण कहते हैं, यानी कि ये जो प्रक्रिया चल रहा है यह है पार्थिव विकिरण। दीर्घ तरंगदार्ज विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ना अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है, न कि सीधे सूर्य से। माने कि पृथ्वी जो गर्म हो रहा है ना तो विकिरण के माध्यम से गर्म हो रहा है, ठीक है। सब गर्म हो जाएगा वहां के आसपास के सब चीज, ठीक है। अब इसके बाद ना आपको अभिवहन के बारे में देखना। देखिए अभिवहन में क्या होता है, कहता है वायु के क्षैतिज संचरण से होने वाला ताप का हस्तांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु की क्षैतिज संचलन सापेक्षित रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती है। मध्य अक्षांश
में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें ना गर्म कर देती है। इसे उष्मा का नाम संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से ना उच्च अक्षांशीय क्षेत्र तक भी होता है तथा वायु द्वारा संचारित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधीय से ध्रुव क्षेत्र में ना उष्मा का संचालन करती है। यानी कि जहाँ पे गर्मी है वो ठंडा की तरफ जाएगा ना, जो गर्मी है ठंडा की तरफ जाएगा ना, तो जब गर्मी ठंडा की तरफ जाएगा तो ठंडा ना उसका स्थान ले ले आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि नीचे ध्रुव है और ऊपर ध्रुव है, तो नीचे भी बर्फ है ऊपर भी बर्फ है। अगर यहाँ से उठेगा तो ऊपर ही ना जाएगा गर्मी, हाँ यहाँ से उठेगा गर्मी ऊपर ही ना जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से ना उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की ओर संचरण करती है। उष्मा उष्मा निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से ना उच्च अक्षांशीय और क्यों ना संचरण करती है, यानी गमन करती है। तो वही कह रहा है वायु द्वारा संचारित समुद्री धाराएं, मतलब समुद्र की जो गरम गरम धारा पड़ा है ना, गरम धारा ठंडा धारा पड़ा है ना आपको, तो उसी के बारे में कह रहा है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर संचरण करती है। अब आगे बताया उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तर भारत में जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है, यानी उत्तरी भाग में गर्मी में ना संचलन वाली ना स्थानीय पवन को ना लू कहते हैं। तो गर्मी के दिनों देखते हैं खूब गर्मी चलता है तो उसको लू कहते हैं। तो उत्तर भारत में ना जो बहुत गर्मी चलेगा ना उसको कहते हैं लू। तो इसलिए ना कहती है मम्मी की बाहर ना निकलिए लू लग गया तो वही बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्म हवा रहता है जिसमें तेज लग जाता है। ठीक है, तो आपको पूछता है यहाँ से उत्तर भारत में चलने वाली तेज गर्मी वाले हवा को क्या कहते हैं? तो लू ना स्थानीय नाम है इसका। ठीक है, लू अभिवहन का ही ये परिणाम है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा पृथ्वी का उसमें बजट। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो एलवीडी वाला बनेगा, आपको लू वाला बनेगा। आप पूछेगा कि वातावरण कैसे गर्म होता है, तो सम्मान विधि द्वारा। ठीक है, धरती किस प्रकार से गर्म होता है, तो विकिरण विधि द्वारा। ठीक है, और ठोस पदार्थ कैसे गर्म होता है आपस में मिलकर, तो चालन विधि द्वारा। ठीक है, तो यही से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।